नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक 26 वर्ष की आयु के युवक हैं, एक भाई हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये प्यारे भाई पिछले 4 वर्षों से बैंक पीओ का जो एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन के चलते ये इंदौर में रह रहे हैं। इंदौर के अंदर शायद कोई कोचिंग सेंटर वगैरह है जो कि बहुत अच्छा है और वहाँ से ये अपनी कोचिंग ले रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि भैया इतनी जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी मैं अपने बैंक पीओ का जो एग्ज़ाम है उसको मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो हमने इनसे पूछा भाई कि पढ़ाई वढ़ाई में कोई दिक्कत है, कोई डिस्ट्रैक्शन है? तो भाई ने बोला कि भैया डिस्ट्रैक्शन क्या, डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मेरी लाइफ के अंदर। ये कहते हैं कि पिछले 4 वर्षों के अंदर, कह रहे पहला वर्ष तो चलो मैं मानता हूँ कि भी उतना मैं प्रिपेयर्ड नहीं था तो उसके चक्कर में मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला। लेकिन ये कहते हैं कि पिछले 3 वर्षों से एक अलग ही प्रकार के चक्रव्यूह के अंदर मैं फंसा हुआ हूँ। और ये कहते हैं कि आज भी मैं कोसता हूँ उस दिन को जब 3 वर्ष पहले मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जाकर के अपने लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है। तो एक जैसे एंट्री लेवल टच स्क्रीन फ़ोन होते हैं, है ना, इनका फ़ोन शायद ख़राब हो गया था। तो ये एक शॉप के ऊपर गए थे आज से 3 साल पहले, इंदौर की ही बात है। अच्छा, शायद हमने बताया नहीं है, मूल वैसे इनका जो परिवार है ये लोग दूसरे एक भोपाल के शायद ये लोग रहने वाले हैं। तो वहाँ से ये यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए। तो यहाँ पे अकेले एक पीजी के अंदर रहते हैं। अब ये कहते हैं कि भैया आज से 3 साल पहले मेरा पुराना वाला जो मोबाइल फ़ोन है वो पानी में गिर गया था, तो वो ख़राब हो गया था। तो मैं एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए मोबाइल फ़ोन की शॉप के अंदर गया। अब कह रहे हैं कि जब दुकान पर जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे लोग सेल्स के अंदर होते हैं। तो कह रहे जो सेल्स गर्ल है उनसे जब मैं मिला तो कह रहे हैं जैसे ही मैंने उनको देखा, उनके और मेरे बीच में हमारे को ना एक बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन सा, जैसे एक करंट सा फील हुआ कि दोनों की जैसे कोई तार सी जुड़ गई हो। और जैसे मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखा, हमें एकदम से कहती है वाइब्रेशन आया कि जैसे हम एक दूसरे को पता नहीं कितने समय से जानते हैं और एकदम से हम बात भी ऐसे करने लगे कि जैसे बहुत कंफर्टेबल हैं, जैसे कि कोई पर्सनल हम दोनों का एक दूसरे का रिलेशनशिप हो एक दूसरे के साथ। ये कहते हैं कि भैया उस दिन मैंने 8,000 रुपये का एक सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदा उस दुकान से। ये कहते हैं कि वो 8,000 रुपये जो मैंने उस दिन उस दुकान के अंदर चुकाए, वो जो लड़की है उसके हाथ में जो 8,000 रुपये रखे, कह रहे भैया उस दिन के बाद से मेरी ये 8,000 रुपये देने की एक साइकिल सी शुरू हो गई है। कह रहे वो 3 साल से लेकर के आज तक हर महीने मैं उस लड़की के हाथ के अंदर 8,000 रुपये रखता हूँ। और कह रहे हैं ये जो 8,000 रुपये मैं देता हूँ, ये जो मुझे देने पड़ते हैं, ये जो चीज़ है मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। और कह रहे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हूँ। भाई ने बताया कि भैया मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ और कह रहे मेरे जो पिताजी हैं वो 14-15 हज़ार रुपये हर महीने खर्चे का मुझे भेजते हैं। उस खर्चे के अंदर मुझे मेरे पीजी का रेंट भी देना होता है, मुझे कुछ थोड़ा बहुत अपना और खर्चा करना होता है, पढ़ाई का खर्चा भी करना होता है। कह रहे भैया जो पैसा है ना मेरे पास, ये जो मेरा एक्स्ट्रा पैसा होता है जो कि मेरे अपने लेजर के लिए होता है इंसान के लिए, कि इंसान कुछ कपड़े खरीद लेगा, कुछ कर लेगा, कह रहे वो सारा पैसा मैं इस लड़की को दे देता हूँ, हर महीने दे देता हूँ। तो हमने पूछा कि भैया ऐसा क्यों करते हो? तो इन्होंने ऐसा बताया कि भैया कि जब मैं मोबाइल फ़ोन उनसे लेने के लिए गया था, मैंने मोबाइल फ़ोन लिया तो उनका और मेरा, हम लोगों ने आपस में नंबर्स एक्सचेंज कर लिए। कह रहे हमने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए तो हमारी बातचीत होने लगी और कहते कि रोज़ हमारी बात होने लगी और बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे के साथ अटैच होने लगे। कह रहे हैं कि अभी तो हमारी ये जो बातचीत और ये अटैचमेंट और ये जो प्रेम प्रसंग शुरू ही हुआ था कि विदिन 21 डेज, इन्होंने कहा कि 21वां दिन था जब मैं उस लड़की से बात कर रहा था, मेरी जो इनकी प्रेमिका है उनसे बात कर रहा था। कहते हैं कि 21वें दिन ही वो जो लड़की है उनके जो माता जी हैं उन्होंने फ़ोन उठा लिया और उन्होंने पकड़ लिया कि भाई जो उनकी जो पुत्री है वो किसी से बात करते हैं। और उनके जो माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए इस चीज़ को लेकर के और गुस्से में थोड़ी बहुत पिटाई की उसकी और पिटाई करके बोला कि भाई किससे बात करते हो, भाई हमारे को उससे मिलना है, उसको तुम बुलाओ। अब ये कहते हैं कि भाई जब मैं उस लड़की के घर वालों से मिलने के लिए गया तो हमारी जो जाति वगैरह है और ये सब जो है, कह रहे कि पता नहीं कैसे उसका ना अप्रोप्रिएट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सा बैठ गया। तो कह रहे कि सीधे वहाँ पे तो हमारी जो है ना रिश्ते की बात होने लग गई
कि भी हाँ जी कि भी ठीक है, ये तो कराया जा सकता है। और कहते हैं विशेषकर जब लड़की के माता पिता को ये पता लगा कि मैं बैंक पीओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, मेरे मार्क्स वगैरह के बारे में मैंने उनको बताया, तो कह रहे ये सारी बातें सुन करके वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है, वो ये है प्यारे भाइयों और बहनों, ये कहते हैं कि जो मेरी प्रेमिका हैं, कह रहे मैं तो हमेशा से एक इंटेलिजेंट बच्चा रहा हूँ, लेकिन कहते हैं जो मेरी प्रेमिका हैं वो केवल 10वीं पास हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उसके ऊपर से ये कहते हैं कि उनके जो माता पिता हैं, उनके माता पिता का अपना घर नहीं है, वो किसी रिश्तेदार के घर के अंदर रहते हैं। एक प्रकार से अपने ही किसी रिश्तेदार का घर जो है, एक वहाँ पे जो कमरा है उसको उन्होंने झगड़ा झुगड़ा करके कब्जा सा कर लिया है। रिश्तेदार ने उनकी मदद करने के लिए उनको बुलाया था गांव से कि भाई यहाँ पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इंदौर में, यहाँ पे तुम्हारा कुछ काम धंधा सेट हो जाएगा। तो कह रहे थोड़े टाइम के लिए रिश्तेदार ने उनको मदद करने के लिए बुलाया था, लेकिन जो लड़की के माता पिता हैं वो काम नहीं करते हैं। चलो माता तो ठीक है होम मेकर होंगी, लेकिन कह रहे उनके जो पिताजी हैं उनको काम करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। शायद वो इसी इंटेंशन से आए थे कि भाई हमारे को घर मिल जाएगा रहने के लिए, घर पे कब्जा सा ही करने के लिए आए हुए थे। तो कहते हैं एक रूम किचन टाइप सा है जिसके अंदर उनके माता पिता रहते हैं और ये भी रहती हैं, और पिताजी कुछ काम करते नहीं हैं। और अपेरेंटली ये जो लड़की है ये वो मोबाइल फ़ोन की दुकान पे काम करती है, जिसमें 7,000 रुपये इनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन जो इनके पिता हैं, इनकी जो माता हैं, उनका कहना ये है कि भी ये 7,000 रुपये पूरे नहीं पड़ते हैं, तो और ज़्यादा इनकम की ज़रूरत है। तो और ज़्यादा इनकम की जो ज़रूरत है उस चीज़ के लिए कह रहे हैं एक प्रकार से मेरे को फांस लिया गया है यहाँ पे। ये कहते हैं कि उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं करी है, लेकिन बस वो यही धमकी देते रहते हैं कि भाई अगर मैं उनका खर्चा नहीं उठा सकता हूं तो फिर उनको अपनी जो लड़की है उसकी शादी उनको कहीं और करनी पड़ेगी। कह रहे हैं कि जो लड़की के माता पिता हैं वो मुझ पे एहसान ऐसा दिखाते रहते हैं कि भाई देखो तुम दोनों प्रेम प्रसंग में हो, ये बात पता चलने के बाद भी हम अपनी बेटी की शादी कहीं और नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हमारे को ये उम्मीद है कि तुम्हारे को ये जो सरकारी नौकरी है, जो बैंक पीओ का एग्जाम कंप्लीट करके तुम्हारे को ये सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो उसके बाद तुम हमारी बेटी का ख्याल रख पाओगे, और हम भी एक प्रकार से तुम्हारे माता पिता हैं, तो हमारा भी ध्यान जो है तुम्हारे को रखना पड़ेगा। तो भाई कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे सिचुएशन ये है कि सभी कह रहे तब से मैं 3 साल हो गए, 8,000 रुपये महीना ये जो मेरी प्रेमिका हैं उनके हाथ में देता हूँ। इन टर्न वो अपनी 7,000 रुपये तनख्वाह और 8,000 रुपये मिला करके 15,000 रुपये अपने माता पिता के हाथ में रखती है। कह रहे जैसे तैसे उनके घर का खर्चा चलता है, उसमें भी स्ट्रेस रहता है। कह रहे लेकिन उनके स्ट्रेस से ज़्यादा मैं स्ट्रेस में रहता हूँ। ये कहते हैं कि मैं कोई करोड़पतियों की औलाद नहीं हूँ कि मेरे पिताजी से जितना मर्जी पैसा मैं मंगा लूँगा। ये कह रहे मेरे पिताजी भी अकाउंटेंट का जॉब करते हैं, और कहते हैं कि ये जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए बजट बना रखा है वो इस चीज़ का है कि भाई हमारे बच्चे को कोई भी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी तो वो अच्छे से पढ़ाई करके एक बार उसकी नौकरी लग जाएगी तो चलो बच्चे की लाइफ सेट हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि भैया मेरा तो ऐसा होता है कि जैसे तैसे बस वो रोटी पूरी होती है, जूते तक खरीदने के पैसे नहीं है, पेन भी अगर खरीदना हो कह रहे मेरे को 100 बार सोचना पड़ता है भाई, क्योंकि जो भी एक्सेस पैसा होता है वो तो सारा जो है मेरा वहीं पे चला जाता है। बस मैं पीजी का देता हूँ, थोड़ा मेरे कोचिंग की कुछ फीस देता हूँ और ये करता हूँ। तो कह रहे कि भैया मैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ कि कब तक मुझे ये पैसा चुकाना पड़ेगा, और क्यों ये 3 सालों से मैं पैसा चुका रहा हूँ। और कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं है कि मैं बस इस लड़की को ही छोड़ दूँ। कह रहे मुझसे वो छूटती भी नहीं है। कह रहे मेरे पे कोई ब्लैक मैजिक हो गया है क्या, मेरे पे कोई प्रभाव आ गया है क्या, ये सचमुच में प्यार है या मैं किसी ट्रैप के अंदर फंस गया हूँ, क्या है। तो ये जो कन्या है जिनके साथ पहली बार में इनको कनेक्शन फील हुआ था, और ऐसा कनेक्शन कि 21 दिन के प्रेम के चलते ही, मतलब 21 दिन का ही प्रेम था और तब से ही 8,000 रुपए की इनकी जो किस्त है पिछले 3 सालों से जारी है। तो ये भाई बहुत स्ट्रेस में थे, जानना चाहते थे कि भैया इस स्ट्रेस के चलते कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बैंक पीओ बन ही नहीं पाऊंगा कभी, है ना। एक तो ये चीज़ें भाई जानना चाहते थे। दूसरा ये जो बहन है इनसे इनका क्या कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, कि अच्छा कई चीज़ों का फर्क होता है ना, जैसे ये इतने पढ़े लिखे हैं और वो जो बहन है वो केवल 10वीं पास है ना। बट कई बार ऐसा होता है कि भाई सोच नहीं मिलती, लेकिन ये कह रहे कि भाई हमारा झुकाव है एक दूसरे की तरफ, है ना। ये कह रहे मेरे को ये लगता है कि मुझे इन्हीं से ही विवाह करना है। तो कह रहे हैं कि ये जो कन्या है इनसे मेरा क्या कनेक्शन है, और इनके जो माता पिता हैं इनको क्यों मैं हर महीना 8,000 रुपये चुका रहा हूं। ये बात ये भाई जो हैं अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे, और स्पिरिचुअल गाइडेंस के माध्यम से ये भी जानना चाहते थे कि कभी ये इनकी जो किस्त इनकी कट रही है हर महीने 8,000 रुपये की, कब ये किस्त इनकी कटना बंद होगी।
तो दोस्तों इन प्रश्नों को लेकर के इनका पीएलआर किया गया और अपने सभी जो प्रश्न हैं उनके उत्तर अपने पीएलआर के माध्यम से जो भाई हैं वो प्राप्त कर पाए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, क्या कनेक्शन निकल करके सामने आया, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों YouTube के ऊपर इनका यूजर आईडी है दीपक राठौड़। दोस्तों अगर आप भी दीपक जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए जो एक्सक्लूसिव हर महीने एक जो हिप्नोथेरेपी का सेशन हम करते ही करते हैं, जैसे पिछले 2 महीने से ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कंडक्ट किए गए, अगर आप इन सेशंस का पार्ट बनना चाहते हैं जो कि मेंबर्स एक्सक्लूसिव होते हैं, तो आप हमारा ये जो वीडियो है इसके नीचे एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ प्यारे भाइयों और बहनों, आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली हमारे जो ये YouTube के वीडियोस होते हैं इसके ऊपर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमने रेकमेंड करना शुरू कर दिया है। दोस्तों हमारे YouTube वीडियोस के ऊपर हम उन्हीं प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं जो कि आपके लाइफ के अंदर जो पॉजिटिविटी होती है उसको इंक्रीज करने में आपकी सहायता करते हैं। जैसे भाइयों और बहनों, एक मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों जो रुद्राक्ष होते हैं उसके अंदर गुण होता है कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है या कोई प्रभाव होता है तो उस प्रभाव को जो रुद्राक्ष होता है वो अपने ऊपर ले लेता है। विशेषकर इसके अंदर होता है एक मुखी रुद्राक्ष जो सबसे ज्यादा पोटेंट होता है, यूनिक होता है, रेयर होता है, जिसकी वजह से एक मुखी रुद्राक्ष थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन जैसे हमने कहा कि सबसे ज्यादा जो पोटेंसी होती है प्रभाव को झेलने की वो एक मुखी रुद्राक्ष की होती है। इसी प्रकार से 2 मुखी रुद्राक्ष भी होते हैं। दोस्तों 2 मुखी रुद्राक्ष के अंदर भी सेम गुण होता है कि अगर कोई प्रभाव आपके ऊपर आता है, कोई अटैक आपके ऊपर होता है, तो वो प्रभाव जो रुद्राक्ष होता है वो अपने ऊपर ले लेता है। और जनरली क्या होता है कि अगर बहुत स्ट्रांग अटैक होता है तो 2 मुखी रुद्राक्ष क्या होता है वो बीच में से खुल जाता है, फट जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपको उसको जल प्रवाह कर देना होता है और दूसरा जो रुद्राक्ष होता है उसको धारण कर लेना होता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है वो जो हमारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, यानी जो यिन और यांग होता है, जो एनर्जी होती है उसको भी बैलेंस करने में हमारी लाइफ के अंदर हमारी सहायता करता है। जैसे कि कई सारे भाई ऐसे होते हैं जिनको फेमिनिन एनर्जी ज्यादा अपने अंदर फील होती है तो उनको उसको बैलेंस करना चाहते हैं, या बहुत सारी बहनें होती हैं जिनको मैस्कुलिनिटी ज्यादा फील होती है उसको बैलेंस करना चाहते हैं। तो ऐसे केस के अंदर भी जो 2 मुखी रुद्राक्ष होता है उसको पहना जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे ये रुद्र मालाएं हैं जिनको हमने भी धारण किया हुआ है, जैसे हमारे हाथ के अंदर ये पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है जो कि 8 mm का छोटा वाला रुद्राक्ष है, नेपाली रुद्राक्ष की माला है। दोस्तों जो भी भाई बहन स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क के अंदर होते हैं, हीलिंग के काम के अंदर होते हैं, तो उनकी जो पावर्स होती हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए जो ये रुद्रमाला होती है उनकी हेल्प करती है। तो अगर आप किसी ऐसे लाइन ऑफ वर्क के अंदर हैं तो आप जो रुद्रमाला है उसको धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों सॉल्ट लैंप्स, दोस्तों जो सॉल्ट होता है उसके अंदर गुण होता है कि नेगेटिविटी को अपने अंदर जो है सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आपके घर के अंदर आपको लगता है कि एनवायरनमेंट काफी नेगेटिव रहता है या नेगेटिविटी आपको फील होती है तो घर के ड्राइंग रूम के अंदर आप एक सॉल्ट लैंप लगा सकते हैं, या वैसे ही एक पिंक सॉल्ट की जो ब्रिक है उसको ला करके आप रख सकते हैं। तो वो जो आपका जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में आपकी हेल्प करता है। इसी प्रकार से दोस्तों अरोमा ऑयल्स और अरोमा ऑयल्स के डिफ्यूजर्स। तो डिफ्यूजर्स बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं जिसको आप मोर्टीन की तरह जो आपके जो प्लग्स होते हैं आप उसके अंदर आप उसको लगा सकते हैं। उसका एक सरफेस होता है वो गर्म होता रहता है, उसके अंदर ऊपर थोड़ा सा आप अरोमा ऑयल डाल दीजिए, या अगर आप अरोमा ऑयल को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो कपूर होता है, आप थोड़ा कपूर उसके ऊपर रख दीजिए। तो धीरे धीरे वो जो कपूर है या जो अरोमा ऑयल है वो बर्न होता रहता है, जो वातावरण है उसको सुगंधित करता रहता है और शुद्ध करता रहता है। तो दोस्तों वैसे तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि अपने जीवन के अंदर अगर हमारे को पॉजिटिविटी लानी है तो जो उसका माध्यम होता है वो साधना होता है, परमात्मा की याद होती है, परमात्मा का नाम होता है ना, होता तो यही है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम इतना डीप नेगेटिविटी के अंदर फंसे होते हैं कि हमारे को कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है जिससे हमारे को कुछ पुश मिल सके, है ना। तो अगर आप भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप इनको यूज़ करना चाहते हैं, इन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि आप भी जो वो साधना आप करना चाहते हैं वो करने में आपको थोड़ा सपोर्ट मिल सके, थोड़ा आपको पुश मिल सके, तो आप इन प्रोडक्ट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, अब जानते हैं कि जब ये भाई अपने पूर्व के जीवन के अंदर गए तो क्या दृश्य इनको नजर आया। दोस्तों जो सबसे पहला दृश्य ये देखते हैं उसके अंदर ये ऐसा देखते हैं कि ये किसी जंगल के अंदर घूम रहे हैं। जंगल है, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ इनको नजर आ रहे हैं।
अपने आप की तरफ देखते हैं तो ये अपने आप को एक पुरुष नहीं बल्कि एक महिला के रूप में देखते हैं। जिस महिला के पैरों की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि जंगल में घूम रही है लेकिन नंगे पैर हैं, और दोनों पैरों के अंदर मोटे मोटे चांदी के कड़े हैं, घाघरा चोली टाइप कुछ उसने पहना हुआ है, और अपने गले की तरफ देखते हैं तो गले में भी मोटा सा जैसे कि चांदी का कड़ा सा इन्होंने पहन रखा है। मतलब एक तो होती है कि पूरा वेल क्राफ्टेड ज्वेलरी होती है, वो नहीं है, बस ऐसा ही कि मतलब प्लेन सा ही है, ऐसा मोटा सा एक कड़ा सा है जो गले के अंदर इन्होंने पहना हुआ है। अपने आप को एक विवाहित महिला के रूप में देख रहे होते हैं जो कि जंगल के अंदर घूम रही है और जंगल के अंदर घूमते हुए बहुत ज्यादा परेशान है। किस चीज से परेशान है हम पूछते हैं तो काफी देर तक कुछ समझ में नहीं आता, पर ये कहते हैं कि जैसे मैं चीजों को देख रही हूं, किसी पेड़ की जड़ में देख रही हूं, फिर कहीं देख रही हूं, तो ये कह रहे हैं जैसे मैं चीजों को देख रही हूं मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं कुछ ढूंढ रही हूं, और जो कुछ मैं ढूंढ रही हूं वो मुझे मिल नहीं रहा है। क्योंकि ये मुझे मिल नहीं रहा है इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई अकेले ढूंढ रहे हो या कोई और भी है? तो ये कहते हैं नहीं, ढूंढ तो मैं अकेले ही रही हूं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आ रहा है। तो सामने से देखते हैं तो इनको नजर आता है कि एक व्यक्ति सामने से आ रहा है जिसने सफेद रंग का धोती और कुर्ता पहना हुआ है। वो आ रहा है और आकर के इनको कुछ सुना रहा है, कुछ मतलब इनको सांत्वना दे रहा है। आकर के उन्होंने इनके जैसे ये कंधा है उस पर हाथ रखा, इनके कान में कुछ बोल रहा है, और ये कह रहे हैं कि भाई वो मुझे बोल रहा है लेकिन मैं तो फूट फूट के रो रही हूं। और कह रहे हैं कि वो मुझे कह रहा है कि तू इतनी ज्यादा परेशान ना हो, अब नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, कोई बात ना। कह रही है लेकिन मैं उसको कह रही हूं कि मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया, मेरी वजह से सब कुछ मिट्टी हो गया, मैंने तो यहीं छुपाया था, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो हम इनसे पूछते हैं कि छुपाया था का क्या मतलब है? चोरी का माल छुपाया था क्या? कुछ चोरी करके लाए हो आप जो छुपाया आपने? तो इसने कहा नहीं, चोरी नहीं है हमारा ही, लेकिन छुपाना पड़ा मेरे को छुपाना पड़ा। तो हम इनसे पूछते हैं क्यों छुपाया, किससे छुपाया? तो ये कहती हैं कि जो मेरा पति है, मेरे पति, जो हम एक जंगल नुमा जगह में रहते हैं, और कह रहे मेरा जो पति है वो जंगल की लकड़ियां काट करके लेकर के जाता है और बाहर बेचता है, और मेरा पति बहुत मेहनती है। कह रहे मेरा पति जो सारी मेहनत करके लाता था वो जो मेरे सास ससुर हैं वो उससे छीन लेते थे एक प्रकार से। मतलब कह रहे मेरे जो सास ससुर हैं वो बहुत ज्यादा खर्चीले हैं और उनको नशा करने की भी आदत है। कह रहे जिस चीज के चलते ये कहती कि हमारे लिए कुछ भी पैसा नहीं बच रहा था। कह रहे ठीक है हम रोटी खा लेते थे, है ना, और ये हो जाता था, गुजारा चल रहा था। कह रही लेकिन कुछ तो इंसान को अपने लिए जोड़ना भी होता है कि जिससे अगर हमारे को अपना घर बनाना हो, कुछ करना हो, तो हमारे पास कुछ तो धन हो। कह रहे जो मेरे सास ससुर हैं वो सारा पैसा जो है मेरे पति का खत्म कर दिया करते थे। तो कह रही है मैंने मेरे पति को कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, आप सारा पैसा इनको मत दिया करो, आप कुछ पैसा चोरी से मुझे दिया करो। तो कह रही मेरे ही मर्द की कमाई है जो चोरी से अलग से कुछ कुछ पैसा, कह रही है मैं इकट्ठा करती गई थी, और कह रही पिछले कई सालों से मैं पैसा इकट्ठा कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा है कि जैसे एक सर्टेन अमाउंट होता है वो घर पे इकट्ठा हो जाता था, तो वो ला करके कह रही है मैंने कहीं पे वो बड़ा कोई मटका टाइप कुछ दबा रखा था, कह रही मैं उसके अंदर रख देती थी। कह रही पता नहीं क्या हो गया है लेकिन अब वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं इस चीज को लेकर के। और कह रही आज पहला दिन नहीं है, कई दिनों से उस मटके को मैं ढूंढ रही हूं, शायद वो मटका चोरी हो गया है, और इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 ही कैरेक्टर थे जिनको ये ढूंढना चाह रहे थे अपने इस लाइफ के अंदर। आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से कैरेक्टर हैं। अपने पति को इन्होंने देखा दोस्तों, पति को देखा तो इनको वही वाली वो जो इनकी प्रेमिका हैं जो कि इनको मोबाइल फोन के शॉप पे मिली थी, वही इनको नजर आया कि वही उनके पति हैं। फिर इन्होंने देखा जो इनके जो सास ससुर हैं उनको जब इन्होंने देखा तो इनको ऐसा ही नजर आया कि इनके इस जीवन के अंदर ये जो प्रेमिका हैं उनके जो माता पिता हैं उनको ही इन्होंने पिछले जन्म में अपने पति के माता पिता के रूप में देखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो ऐसा नजर आ रहा था कि जैसे इस जीवन में भी वो जो दंपत्ति हैं, वो जो पति पत्नी हैं, अपनी बेटी से पैसा लेते हैं, खुद काम नहीं करते वो, है ना, बेटी से पैसा लेते हैं, और बेटी से अगर ये जुड़ गए तो इनसे भी पैसा ले रहे हैं। पिछले जीवन में भी कुछ ऐसा था, थे माँ बाप ही, लेकिन उनकी आदत कैसी थी, थोड़ी कुछ गलत आदतें थी, जितना भी पैसा है उसको यूज करके खत्म करके फूक देने की आदत थी, है ना।
तो जैसा लगभग इस लाइफ में हो रहा है वैसा ही लगभग ये पास्ट लाइफ के अंदर भी हो रहा था। तो ये सारा ये जीवन देखते हैं, ऑल इन ऑल ऐसा समझ में आता है कि कभी भी वो जो धन इन्होंने इतने वर्ष इकट्ठा करके छुपाया था, वो धन चोरी हो गया था या क्या हो गया था, वो बाढ़ में बह गया, क्या हो गया, उसको आग लग गई, पता ही नहीं लगा, वो धन इनको नहीं मिला था। मतलब या तो पैसा कमा करके घर में लाओ, जिसको खर्चीले माता पिता, जो खर्चीले सास ससुर है वो खत्म कर देंगे। अगर तुम उनसे छुपा लोगे तो भी वो धन किसी काम नहीं आएगा, तो भी वो धन गायब हो जाएगा, तो भी उस धन को कोई उठा करके ले जाएगा या कुछ वो उसका नाश हो जाएगा। तो इनके इस लाइफ में भी ऐसा ही कुछ है और पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही कुछ था। जब ये चीज सामने आई दोस्तों, तो इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास वापस भेजा गया। जब ये अपने स्पिरिट गाइड के पास पहुंचे तो उनको बताया कि भाई ये तो पिछले लाइफ में भी वही कर रहे थे जो इस लाइफ के अंदर कर रहे हैं, इसमें सोल्यूशन क्या है, भाई हमने इनको ऐसा क्या दुख दिया है। तो दोस्तों ऐसे केस के अंदर जो इनके स्पिरिट गाइड है उन्होंने इनको कहा कि तुम और पीछे जाओ, और पीछे का जो जीवन है उसके अंदर इसका उत्तर है ना। तो दोस्तों और पीछे जाते हैं तो इस बार अपने आप को फिर से ये एक पुरुष के रूप में ही देखते हैं, और जिस पुरुष के रूप में देखते हैं उसमें ये देखते हैं कि भाई ये तो एक सेठ है, और ये जो सेठ हैं उसकी कहानी क्या है कि वो सब लोगों को, जैसे कई सारे लोग हैं, पैसा वैसा जो है कुछ उधार वगैरह देते हैं। तो पहले ही दृश्य के अंदर इनको ऐसा नजर आया कि जो एक बूढ़े दंपत्ति हैं, एक मतलब पति पत्नी हैं, जिनके बच्चों ने उनको अबैंडन कर दिया है। कुछ ऐसा हो गया कि उनके जो बच्चे हैं वो विलायत में कहीं रहते हैं, बाहर देश में कहीं पर रहते हैं। वो अपना बहुत सारा सोना और चांदी इनके पास लेकर के आए, गहनों के रूप में, है ना, ज्वेलरी लेकर के आए हैं, और वो जो ज्वेलरी है उसको बेचना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मैं देख रहा हूं उतनी सारी ज्वेलरी को देख करके मेरे को बहुत ज्यादा लालच आ रहा है। जो बुड्ढा बुड्ढी है उनकी उम्र काफी ज्यादा है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि कितने की ज्वेलरी है कितने की नहीं है। तो इनको ऐसा नजर आता है कि वो जो दोनों बुड्ढा बुड्ढी हैं उनको ये जो ज्वेलरी है उनको इन्होंने कहा कि मैं खरीद लूंगा उसको, लेकिन बहुत ही चालाकी से वो जो ज्वेलरी है उसका केवल 1/4 जो वैल्यू होती है ना दोस्तों उस ज्वेलरी की, केवल 1/4 ऑफ द वैल्यू वो उसको उन्होंने अदा करी। उनको कहा कि भाई इतनी ही आपकी ज्वेलरी की जो है वैल्यू है। एक प्रकार से जैसे उनको धोखा देकर के उनकी जो ज्वेलरी है वो 1/4 वैल्यू के अंदर हड़प ली। और वो जो पति पत्नी है वो बहुत बूढ़े हैं, जैसे 70-75 वर्ष की आयु के हैं, ज्यादा उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनके बच्चे हैं नहीं, तो कौन उनका खर्चा चलाएगा। तो ये जो भी उनके पास ज्वेलरी थी उसको ही वो देने के लिए आए थे कि भाई जो भी हमारे पास धन एकत्रित होगा इससे, उससे जो हमारा बाकी का जो जीवन है उसको हम चला लेंगे। अब दोस्तों आइडली जितना धन एकत्रित होना चाहिए था या जितना उनके पास होना चाहिए था उसका केवल 1/4 ही इन्होंने उनको चुकाया। तो यहां पे इनको भी दृश्य नजर आ गया। अब आप भी समझ गए होंगे कि ये जो बूढ़े पति पत्नियां हैं कौन है, वही हैं इनकी जो प्रेमिका हैं, उनके माता पिता हैं, जो कि पिछले जीवन में इनके पेरेंट्स थे, है ना। और इस जीवन के अंदर भाई पिछले जीवन में भी इनके पति के पेरेंट्स थे, इस जीवन में भी कुछ ऐसा सही है ना। तो इनको समझ में आ गया कि भाई क्या कर्जा चुका रहे हैं। ऐसे में दोस्तों एक बार फिर से इनके जो गाइड है उनके पास भेजा गया, उनसे बात की गई कि भाई ठीक है चलो मैं चुका रहा हूं, चलो समझ में आता है अब, लेकिन ये मेरी पत्नी क्यों चुका रही है, ये तो और ज्यादा फंसी हुई है उनके साथ। तो फिर इनके गाइड ने वापस इनको उस दृश्य के अंदर भेजा और उनको दिखाया कि एक्चुअली में जो ज्वेलरी है, तुम्हारा ज्वेलरी को खरीदने का कोई काम धंधा नहीं था, तुम्हारा तो अनाज का बिजनेस था। ये तो वैसे ही तुम एक अमीर आदमी थे तो तुम्हारे पास आ गए थे। तो ये कहते हैं जो सारी ज्वेलरी थी उसको देख करके तुम्हारी जो पत्नी थी, मोटी सी सेठानी उस जीवन के अंदर, उसको उस ज्वेलरी को देख करके लालच आ गया था और उसने तुम्हारे को कहा था कि नहीं मेरे को ये ज्वेलरी चाहिए, नहीं मेरे को ये ज्वेलरी चाहिए। तो कह रहे उसको लालच आया कि उसको ज्वेलरी चाहिए थी और तुम्हारे को ये था कि भाई इसको दिलानी तो है ही, चल ठीक है, अगर मेरे को 1/4 वैल्यू के अंदर ये मिल जाती है और ये बुड्ढा बुड्ढी फंस जाते हैं तो ठीक है। तो ये कहते हैं कि उस कह रहे गाइड ने दिखाया कि इस जीवन में तो तुम्हारे को वो लोग बहुत चालाक चतुर नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पे देखो दृश्य नजर आया कि वो बहुत भोले थे, उनको पता ही नहीं था। इन्होंने उनको कहा कि भाई इतनी वैल्यू है, तो ईमानदारी से उन्होंने मान भी ली कि ठीक है भाई, ठीक ही बोल रहे होंगे, सेठ इनको पता होगा। तो जो भी इन्होंने धन दिया वो लेकर के चले गए। इसीलिए कहते हैं तुम्हारा, गाइड ने बताया कि तुम्हारा एक ऐसा हिसाब किताब बन गया कि एक तो तुम्हारे को इनका संतान बन करके इनके जीवन के अंदर जाना पड़ा, क्योंकि जो उनकी लाइफ में जो कमी थी, संतान की भी कमी थी उस टाइम पे, है ना।
संतान थी नहीं, और शायद अगर उनकी संतान होती, उनके कोई बेटे, उनकी कोई बेटी साथ में आते, तो क्या तुम ये धोखा दे पाते? तो तुम लोगों को एक प्रकार से इनके संतान के या जो बहू या दामाद उसके रूप में इनकी लाइफ के अंदर तुम्हारे को आना पड़ा है, और वो जो 3/4 ऑफ द वैल्यू है ना जो उनको तुमने नहीं दी थी, तो अब जब जब ये बूढ़े होते हैं तब तब ये तुमसे वो रिकवर करते हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो है ना, हम सोचते हैं कि भाई हम धोखा दे देंगे किसी को या चालाकी से किसी का हम कुछ हथिया लेंगे, कोई देख तो रहा नहीं है, सिर्फ मेरे को पता है ना। तो सिर्फ मेरे को जो पता है वही पता होना बहुत कुछ होता है, क्योंकि यहां पे ना यहीं पर ही चित्रगुप्त बैठा है, वो सारा हिसाब किताब लिख रहा है। उसको पता है कि मेरे वाले जो मालिक है, ये वाली जो आत्मा है, किसी ने किसको क्या धोखा दिया है। तो अकॉर्डिंगली ही फिर जो हमारी आत्मा है उसका जो जीवन होता है, जब आगे बढ़ता है वो जीवन, उसके अंदर अलग अलग परिस्थितियां जो हैं दोस्तों उनका निर्माण होने लग जाता है। तो दोस्तों ये इनको नजर आया। फिर जब गाइड के पास दोबारा गए तो गाइड से पूछा गया कि कब तक ये कर्जा देना पड़ेगा, क्या मुझे फिर देना चाहिए इनको पैसा? तो गाइड ने इनको बताया कि आपको और पैसा नहीं देना है, कुछ समय तक दो और धीरे धीरे हाथ खींचते जाओ, इनको बोलो मुझे इतना नहीं मिल रहा है। तो फिर उनसे पूछा गया कि भाई जो कन्या है क्या इसको छोड़ देना है? तो गाइड ने बताया नहीं, तुम्हारा एग्जाम थोड़े समय में क्लियर हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसी बारी में क्लियर हो जाएगा, और इस कन्या से तुम्हारा विवाह भी हो जाएगा। तुम देना बंद कर सकते हो, लेकिन ये पूरी जिंदगी भर इनका चुकाएगी। तो फिर गाइड से पूछा लेकिन इनका तो 7,000 में गुजारा हो नहीं पा रहा है, तो ये क्या चुकाएगी? तो गाइड ने बताया कि ये जो कन्या है इसको कोई स्किल अक्वायर करने में तुम हेल्प करो, ये कोई स्किल को अक्वायर करना भी चाहती है, कुछ इसकी ट्रेनिंग वगैरह कराओ। जब तुम वो करवा दोगे तो इसकी इनकम बढ़ जाएगी, ये तुमसे विवाह भी करेगी, तुम दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पाओगे, तुम्हारा विवाह भी होगा, साथ भी रहोगे, लेकिन ये कन्या जीवन भर जो है इनका चुकाती रहेगी, क्योंकि लालच इसी का ही था जिसकी वजह से तुम प्रेरित हुए थे। फिर तुमने भी धोखा दिया, तुम दोनों ने मिलकर के हथियाया था। तो कह रहे तुम थोड़ा सा बच जाओगे, लेकिन तुम्हारी पत्नी बनकर के भी ये काम करती रहेगी और इनका कर्जा जो है वो चुकाती रहेगी। दोस्तों ये था पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस जो कि अभी रिसेंटली हमने किया था। आशा करते हैं जो केस है आपको पसंद आया होगा, आपको इससे कुछ शिक्षा मिली होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।